लिखा हुआ क्या है जी, निम्नलिखित में से कौन से बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। पहले बलित पर्वत में अगर नाम है रॉकी, एंडीज, हिमालय और एक है सियरा नेवादा। इसमें देखो अगर हम बलित पर्वत का नाम लें तो खास करके एक है अरावली और एक है यूराल, ये भी बलित पर्वत है। लेकिन अरावली और यूराल जो बलित पर्वत है ये सबसे प्राचीनतम बलित पर्वत है। और इसके अलावा जो एंडीज है, एंडीज के साथ साथ हिमालय, हिमालय के साथ साथ रॉकी, ये भी बलित पर्वत है। अंतर क्या है, प्राचीनतम बलित पर्वत और ये है युवा अवस्था का बलित पर्वत। ये तो अच्छा बात किया कि इसमें केवल पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा बलित पर्वत न है। कहना भैया रॉकी भी बलित पर्वत है, हिमालय भी बलित पर्वत है, एंडीज भी बलित पर्वत है, लेकिन सियरा नेवादा ये बलित पर्वत न है। राइट आंसर कौन होगा, डी नंबर सही हो जाएगा। बात समझ आया कि नहीं। लेकिन बलित पर्वत में भी दो तरह के हैं, एगो सबसे प्राचीनतम बलित पर्वत और दूसरा युवा अवस्था का बलित पर्वत। तब प्राचीनतम बलित पर्वत कौन सा है, अरावली और यूराल, जबकि युवा अवस्था का बलित पर्वत कौन कौन सा है, तो एंडीज, हिमालय, रॉकी। आंसर हो गया क्या, यहाँ तक सही है। अब आगे बढ़ो, क्वेश्चन आ गया जी, देख लो, ये लगता है कल ही आया था। लिखा हुआ क्या, दलहन तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य। अरे दलहन और तिलहन वाला खेती हम कहाँ बता रहे थे, मध्य प्रदेश। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हम बताए हुए थे कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन का खेती सबसे अधिक होता है, इसलिए यह प्रदेश को हम लोग सोया प्रदेश के नाम से जानते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, निम्न में से किस देश में ग्रेट स्लैव झील स्थित है। तो देखिए दो तरह का, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा है और सबसे बड़ा झील आप लोग को मीठा पानी वाला बताया था क्या, सुपीरियर झील। और दूसरा सबसे बड़ा अगर पूछेगा तो यही है ग्रेट स्लैव, जो कहाँ स्थित है, कनाडा के उत्तर पश्चिम हिस्सा में स्थित है। तो यहाँ तो पश्चिम दिया नहीं है, केवल यही आपसे पूछा कि निम्न में से किस देश में ग्रेट स्लैव झील स्थित है। तो ग्रेट स्लैव झील कहाँ स्थित है, कनाडा में स्थित है। हाँ कनाडा के कह देता कि ग्रेट स्लैव झील कनाडा के किस क्षेत्र में स्थित है, ऑप्शन देता दिशा से रिलेटेड, उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण या फिर पूर्वोत्तर, इस प्रकार से। राइट आंसर आप लोग का हो जाता उत्तर पश्चिम। अगर कनाडा भी है तो ब्रैकेट में लिख देना उत्तर प्लस पश्चिम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, लिखा हुआ निम्न में से किस गोलार्ध में हम्बोल्ट जलधारा। देखो हम्बोल्ट जलधारा जो है इसका संबंध है, देखिए गोलार्ध में जब आप लोग को हम पढ़ाए थे उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, इस प्रकार से आप लोग अगर कहिएगा कि ऊपर वाला कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। अच्छा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का विभाजन हुआ था विषुवत रेखा से कि देशांतर से, विषुवत रेखा से। और इस कारण से ये जो हम्बोल्ट जलधारा हम बता रहे थे, हम्बोल्ट जलधारा विषुवत रेखा से नीचे वाला हिस्सा में है, इसलिए कौन गोलार्ध में आएगा, दक्षिणी गोलार्ध में आएगा। चलिए अगर इसमें थोड़ा सा रिलेटेड याद रखिएगा, चुक्सी सागर। सबसे पहले है कि चुक्सी सागर कौन सा महासागर का हिस्सा है। यहां पर सवाल तो यही है कि चुक्सी सागर जो है निम्नलिखित में से कहां स्थित है। तो हम रिलेटेड देख रहे हैं कि सब ऑप्शन दिया हुआ है किससे संबंधित है, महासागर से। तो यहां पर याद रखिएगा कि आर्कटिक महासागर, याद रहेगा कि नहीं, आर्कटिक महासागर का एक छोटा सा समुद्र है, कभी कभी आता भी है, इसको रिवर्स क्वेश्चन देगा। आर्कटिक महासागर का तटीय सागर या फिर तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है, और उसमें ऑप्शन देगा सागर से जोड़ करके। तो आर्कटिक महासागर का तटीय सागर या तटीय समुद्र यही कहलाता है चुक्सी सागर। हाँ चुक्सी सागर जहां पे है इसके एक ओर अमेरिका है, दूसरा ओर रूस है। तो ऑप्शन ये भी दे सकता है निम्नलिखित में से कौन सा सागर है जो अमेरिका और रूस के सीमा का निर्धारण करता है। तो आपको अपने समझना है कि भैया चुक्सी सागर बीच में था, एक तरफ अमेरिका था और इसका दूसरा तरफ कौन था, रूस था। यानी चुक्सी सागर जो है अमेरिका और रूस के सीमा का निर्धारण करता है। लेकिन यह चुक्सी सागर कौन से महासागर का हिस्सा है, कहना आर्कटिक महासागर का हिस्सा है। क्या याद रहेगा। अब यहां पर से ठीक करते चलिएगा। इसका सवाल देखो क्या कह रहा है, सुदूर दक्षिण स्थित लॉक्ड, लैंड लॉक्ड माने आप लोग बता चारों स्थल रुद्ध, इसका हिंदी में ये होता स्थल रुद्ध देश कौन सा है। तो देखिए बहुत सारा इसमें एगो आप लोग का राइट आंसर नहीं होगा, केवल अगर कहता निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रुद्ध देश है तो ऑप्शन ढेर सा आगा। लेकिन यहाँ पर एक लगा दिया है सुदूर दक्षिण, तो जब दक्षिण का नाम लेगा तो इसमें आप लोग का कोई एक आंसर सही हो जाएगा। और आप लोग को मिलाया हुआ लेसोथो,
लेसोथो, यहाँ तक कि आप लोग का जब हम लोग यूरोप वाला बात पढ़ेंगे तो उसमें भी यूरोप हो गया, यूरोप में इटली वगैरह जो है ये चारों ओर से घिरा हुआ ही है, स्थल रुद्ध देश ही है, लेकिन वह स्थल रुद्ध देश में दक्षिण का बात कहेगा, उत्तर की बात करेगा तो कोई स्पेसिफिक आंसर होगा। यहाँ पर दिया हुआ है सुदूर दक्षिण में स्थित लैंड ब्लॉक, तो कहना कि लेसोथो आप लोग का सही आंसर है, ठीक ना। इसके अलावा याद रखना है लाओस ये भी लैंड लॉक्ड देश है, इटली ये भी लैंड लॉक्ड देश है, ब्राजील ये भी लैंड लॉक्ड देश है, लेकिन अंतर क्या है, ये सब लैंड लॉक्ड देश है, कोई पूरब है, कोई पश्चिम है, कोई एकदम से उत्तर है, लेकिन यहां हमसे क्या पूछा, सुदूर दक्षिण, तो जब दिशा का निर्धारण कर देगा तो उसके लिए आंसर आप लोग का है लेसोथो। हाँ, ई वाला तो सबका सही हुआ होगा। क्या करा, किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है। देखो किलिमंजारो में तो सबसे बड़ा प्रश्न है, किलिमंजारो पर्वत किस महादेश में, अफ्रीका महादेश में। तब पहला सवाल आपका यही याद रखना है, किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका महादेश का सबसे ऊंचा पर्वत है, इसका हाइट लगभग 5800 कितना 95 मीटर के आसपास है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि किलिमंजारो पर्वत जो है वह अफ्रीका महादेश का सबसे ऊंचा पर्वत है और इसका ऊंचाई कितना है 5895 मीटर। लेकिन यहाँ कहा कि किलिमंजारो पर्वत किस देश में है, तब किलिमंजारो पर्वत तंजानिया में है। क्या यहाँ तक बात आप लोग याद रहेगा, किलिमंजारो पर्वत तंजानिया में अफ्रीका महादेश का सबसे ऊंचा पर्वत है और इस पर्वत की ऊंचाई कितना है 5895 मीटर है। एक क्वेश्चन 3-4 बात इसमें सुन लिए, अब आगे आएगा तो इसमें ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न तो कहते हैं ध्रुवीय रेशम मार्ग, याद रहेगा। तो जब ध्रुवीय रेशम मार्ग की बात करेगा तो इस सबसे पहले अगर बात आएगा कि ध्रुवीय रेशम मार्ग में चीन आगे है, एक महासागर है जिसका नाम है आर्कटिक महासागर, बात समझ आ रहा है ना। यही आर्कटिक महासागर पर इसने पोलर सिल्क रोड यानी आप लोग को याद रखना कि ध्रुवीय रेशम मार्ग ई बनाने का फैसला लिया है और टारगेट भी रखा कि आगे आने वाला कई साल में 5 साल में हम पूरा कर लेंगे। जो इसका पीपल्स पार्टी है ना चाइना का, उसी के द्वारा यह लक्ष्य रखा गया कि आगे आने वाला 5 साल में आर्कटिक महासागर पर तो ये विस्तार। देखो एक बात तय है, क्वेश्चन में आएगा कभी कभी कि चीन का नियम ही रहा है विस्तारवादी नीति। विस्तारवादी नीति समझते हो कि एक बार अगर बाउंड्री यहाँ है तब फिक्स नहीं है, देखेगा कि इधर इलाका कमजोर पड़ रहा है तो हो सकता है दूर आगे बढ़ जाएगा और यहाँ तक कब्जा करेगा, कहेगा यहाँ हमारा है। यही हालत तो हुआ इंडिया के साथ, जहां आप लोग को बता रहे फिंगर ऊपर पर्वत वाला भाग अरुणाचल प्रदेश वाला रही, उसमें 8 गो फिंगर था। शुरुआत में यही था, भारत का अधिकार था 6 फिंगर तक और उसका मात्र 2 फिंगर तक अधिकार था। अब उल्टा मामला हो गया, ये पीछे इस प्रकार से अड़ते गया कि भारत का अब आ गया है 2 फिंगर तक, आगे का 6 फिंगर पर इसका अधिकार हो गया। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब विस्तारवादी नीति का बात आएगा तब विस्तारवादी नीति में सबसे आगे चीन है। रोड को आगे करना है या रोड को फिर से किसी का अधिकार क्षेत्र से छीन लेना है तो सब चीन होगा। नहीं याद रखता तो चीन अगर ऑप्शन में तो सब टिक कर सकते हो। यहाँ लिखा हुआ पोलर सिल्क रोड, तो पहला प्रश्न पोलर सिल्क रोड या ध्रुवीय रेशम मार्ग किस महासागर से संबंधित है, आर्कटिक महासागर से संबंधित है। पोलर सिल्क रोड कौन बनवा रहा है, कहना चीन बनवा रहा है। अगर पार्टी का नाम दे देगा तब पीपल्स पार्टी जो आप लोग का यहाँ पर दिया हुआ था। चलो इसमें इतना बात सुनिए काफी। अगला बात 33 ध्यान दो, लिखा हुआ भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। इस सब तो आप लोगों को कई एक बार पढ़ा दिया गया है कि अगर राज्य का नाम लिया, राज्य है कि केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य है, तब भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा का साझा करता है। तो राज्य पूछा तो मात्र कई राज्य, 3 राज्य आपको बताए थे। एक कौन था, पंजाब, एक कौन था, राजस्थान, और कौन था, क्या यही था ना जी। बाकी जो जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा तुम बता रहा है तो वह राज्य नहीं केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है। तो इसलिए आप लोग का सही आंसर कौन सा होगा, 3 होगा। देखो इको मार्क, जैसे होल मार्क होता है ना, किसी चीज की गुणवत्ता को बताना है, तो वैसे ही इको मार्क उत्पादन से रिलेटेड है। किसी चीज का अगर उत्पादन हो रहा है उसका क्या क्वालिटी है, उसका मतलब कि सही है गलत है, कितना शुद्धता है, ये मानक दंड है इको मार्क। तो इको मार्क का संबंध सीधा सीधी बताना कि मापन का या फिर उसका उत्पादन का लेवल बताने के लिए किया जाता है। अरे कैसे होता है कि अगर किसी चीज़ के बारे में प्रोडक्ट देख रहे हो तो पहले उसका स्टार देखता है कि भैया ये प्रोडक्ट जो है वो 5 स्टार है, कोई ऐसा है जो ट्रिपल स्टार है, कोई ऐसा है जो सिंगल स्टार है। स्टार उसका लेवल बता रहा है कि कितना यह शुद्ध है,
कितना यह शुद्ध न है। इसका मतलब यहाँ समझना था कि इको मार्ग का चिन्ह जो है वह किसको प्रदर्शित करता है, तो लेवल लगाने की यह एक क्या है, व्यवस्था है। राइट आंसर आप लोग का ए में आएगा। ये तो सब जानता होगा। चिकित्सा के क्षेत्र में गोल्डन आवर किसको कहते हैं, तो गोल्डन आवर का संबंध है हृदय आघात से, हार्ट अटैक से। किसी व्यक्ति कैसे होता है कि हार्ट अटैक आया, अगर टाइम से अगर वह 1 घंटा के अंदर हॉस्पिटल पहुंच गए, जान बच गया, तो समझ लो कि वही उनके लिए क्या था, गोल्डन आवर था। तो याद रखना आप लोग को कि चिकित्सा के क्षेत्र में गोल्डन आवर का संबंध किसी और से नहीं है, हृदय आघात से है, यानी हार्ट अटैक से है। आप लोग का राइट आंसर सी है। हाँ, ये वाला देखो, ये भी गेस कर सकता है तो लोग, ऐसे बायोलॉजिस्ट तो लोग लेके पढ़ा है नहीं। बताओ, एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है और उसके रक्त समूह की जांच करने के लिए समय किसी के पास न है, तो उसे निम्न में से कौन सा रक्त दिया जाना चाहिए। हाँ, तो ओ निगेटिव। काहे? ओ निगेटिव सर्वग्राही की सर्वदाता, सर्वदाता मानी सभी को दे सकता है। अरे इसके पास क्षमता है कि सबको दे सकता है, कोई साइड इफेक्ट न है। तो क्लियर है कि अगर कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो गया, ध्यान से सुनो, अगर कोई दुर्घटना से ग्रसित हो गया, रक्त स्राव एकदम ज़्यादा हो गया है, उसके पास टाइम नहीं कि चेक करावे कि ए है, ए बी है, ए निगेटिव है, ए पॉजिटिव है। हो सकता है चेक कराते कराते मामला बिगड़ सकता है, तो ऐसे स्थिति में क्या करेगा, इमरजेंसी में उसको कौन चढ़ा देगा, ओ निगेटिव। कारण क्या है, ओ निगेटिव सर्वदाता है, इस सब को दे सकता है। इसलिए आपका राइट आंसर कौन सा होगा, डी होगा, ओ निगेटिव। बात समझा रहा ना। चलिए ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है जब किसी व्यक्ति वृद्ध होते जाता है, ये तो सब जानता है, वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब क्या होगा, रक्त दाब माने ब्लड प्रेशर रही, तब ब्लड प्रेशर वो घटता नहीं बल्कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। अरे तो जनरली देखेगा। अगला बात पर ध्यान दो, इसको करा स्तंभ बी में दिए गए स्रोत को स्तंभ ए से दिए गए उत्पाद से मिलाएं। चलो बढ़िया बात है, ये तो क्वेश्चन उल्टा पुल्टा है, ऊपर सेल्सियस में नीचे ये है। अच्छा 48 वाला अलग है, तो ये अच्छा ये 40 का, सॉरी ध्यान दीजिए इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ये जो 40 नंबर में स्तंभ बी को स्तंभ ए से मिलाना है, तो इसके लिए आपको स्तंभ यहाँ देखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ तो खैर कोई नहीं, फॉर्मिकम किस में पाया जाता है, चीटी, तो इसका संबंध हो जाएगा कैसे, 3 से। अब इतने पर मिला देना, ए का 3, ए का 3 दूगो में है, आगे बढ़ना पड़ेगा। साइट्रिक अम्ल सब खट्टा फल में, तो देखो इसका संबंध होगा किससे, हाँ तो ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1, ऑप्शन नंबर कौन सही हो रहा है, बी। इतना सा आगे बढ़ सकता है। ऐसे टार्टरिक, उसका संबंध किससे है, इमली से है, तो ए का 3 होगा, बी का 1 होगा, सी का 2 होगा। राइट आंसर मिल गया। अगला सवाल देखो फिर से, ये 48 नंबर यही बता दिया है, सेल्सियस स्केल में मानव शरीर का तापमान, इस सब जानता है, कै डिग्री सी होता है, 37 डिग्री सी होता है, ठीक है। अगला, हाँ लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है, जिससे मतलब कौन अयस्क से लोहा की प्राप्ति करते हैं, तो लोग अगर पढ़ा होगा हेमेटाइट। ऐसे देखो लोहा का अयस्क पूछ देगा, कभी कभी आता है रे इनमें से कौन लोहा का अयस्क नहीं है, तो सामान्यतः जो है उसके बारे में सुन लो। लोहा का अयस्क में एक होता है हेमेटाइट, एक होता है सीडेराइट, एक होता है मैग्नेटाइट। तो ये सब आप लोग को ध्यान रखिएगा कि मैग्नेटाइट, सीडेराइट, हेमेटाइट, ये सब धातु का अयस्क है का, यानी इस सब अयस्क से किसकी प्राप्ति होता है, लोहा का प्राप्ति होता है। इसमें अगर बात करें मेन रूप से पिंच ब्लेड का, तो ये भी याद रखिएगा, पिंच ब्लेड किसका अयस्क है, यूरेनियम का। याद रहेगा कि नहीं, पिंच ब्लेड किसका अयस्क है, यूरेनियम का। हाँ इसमें अगर बोल देगा तांबा का अयस्क कौन है, या तांबा किससे प्राप्त होता है, तो तांबा का भी बहुत सारा अयस्क है, जिसमें एक है कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट, क्यूपराइट, तो कॉपर पाइराइट, क्यूपराइट, कॉपर ग्लांस, कॉपर ग्लांस, ये सब किसका अयस्क है जी, तांबा का। यानी ये सब अयस्क से किसकी प्राप्ति होती है, तांबा की प्राप्ति होती है। अगर नाम ले लेगा जस्ता, जस्ता का अयस्क कौन कौन है, तो मेन है जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेड, एक होता है जिंकाइट, जिंकाइट, और एक होता है कैलेमाइन। एक क्या है, कैलेमाइन। अब ज्यादा चांस किसका है पूछने का,
तो जिंक ब्लेड नहीं पूछेगा, जिंकाइट नहीं पूछेगा, ये तो नममे से पता कर लेगा कि जिंक ब्लेड जस्ता का, जिंकाइट जस्ता का। नाम लेगा किसका? कैलेमाइन का, कि कैलेमाइन किसका अयस्क है? तो याद रखना कैलेमाइन किसका अयस्क है? जस्ता का, जिंक का। याद रहेगा। आगे ध्यान दीजिए, 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9। अच्छा 1 नैनोमीटर ना, तो 1 नैनोमीटर में सब जानता था कि 10 के पावर -9 मीटर होता है। 10 के पावर कितना? -9 मीटर। लेकिन अच्छा तो आपको पता होगा कि 1 मीटर बराबर कै सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। और 1 मीटर बराबर 100 को 10 के पावर 2 बोल सकता है जी। तो अब समझो 1 मीटर रहता तो 10 के पावर 2 सेंटीमीटर, यहाँ 10 के पावर -9 है तो 10 के पावर -9 गुना 1 मीटर लिख सकते कि नहीं? हो गया 10 के पावर -9, 1 मीटर को बोलते हैं 10 के पावर 2 सेंटीमीटर। माइनस प्लस जुटेगा कि घट जाएगा? घट जाएगा। तो ऐसी अवस्था में 10 के पावर -7 इतना सेंटीमीटर राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, लेकिन कब? जब -7 रहेगा तब। याद रहेगा। हाँ एक बार फिर से हम समझ रहे हैं तो लोग के दुख है, जब जब कैलकुलेशन में आता है जब जब दुख बढ़ जाता है। चलो ध्यान दो, हम एक बात बोले कि भैया 1 नैनोमीटर कितना मीटर? तो 10 के पावर -9 मीटर, ये लिखने आया। अब ऊपर कहेंगे कि 1 मीटर बराबर कै सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। यानी 1 मीटर बराबर कितना? तो 10 के पावर 2 सेंटीमीटर। ये लिख सकता है कि नहीं? अब बोलो 1 नैनोमीटर और 10 के पावर -9 मीटर होता है। ऑप्शन मीटर में है कि सेंटीमीटर में? तो हमको इसको बदलना पड़ेगा सेंटीमीटर में। लड़का गलती क्या करता है? 10 के पावर -9 देखा, जल्दी से टिक मारता है, आगे बढ़ता है, और उतना टाइम कहाँ है कि सेंटीमीटर पढ़े कि मीटर पढ़े। लेकिन तुम लोग का ध्यान देना, ब्रेक के जाइए चलते लगाते हैं। 10 के पावर -2 गुना 1 मीटर लिख सकता है कि नहीं? अब बोलो 10 के पावर -2, 1 मीटर बराबर कै सेंटीमीटर है? 10 के पावर 2 सेंटीमीटर है। 8वें क्लास में तो लोग पढ़ा था रे कि जब बेस समान रहता था गुना में पावर जुटता है, लेकिन जुटेगा कब? जब दोनों प्लस में दोनों माइनस में रहेगा तब। एगो माइनस एगो प्लस है तो जुटेगा कि घट जाएगा? घटेगा। इसलिए -2 प्लस -9 प्लस 2 मिलकर के -7 होगा। इसलिए 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -7 सेंटीमीटर राइट आंसर भी होगा। लेकिन उसको सुधार लीजिएगा, 10 के पावर +7 ना होगा, -7 होगा। हो गया ना? तो लोग कलमा कॉपी लेके आता है ना, वो तो हम एक आध दिन कॉपी देखेंगे कि सोल्यूशन ठीक से होल है कि नहीं, और नहीं हो रहा समझा देंगे। चलो ध्यान दो, कर आप पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को कौन भौतिक राशि जाता है? अच्छा संवेग को पी कहते हैं, और पी का फॉर्मूला होता है कोची? एम भी। अरे द्रव्यमान गुना वेग यह होता है संवेग। जब भी आएगा संवेग का संवेग, तो संवेग किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु का द्रव्यमान और उस वस्तु के वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। संवेग को पी से सूचित करते हैं, तब पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एम भी। हाँ अगर संवेग का मात्रक पूछेगा तब बोलो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, आप वेग को नापते हैं मीटर प्रति सेकेंड में, इसलिए संवेग का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन हमें क्या कहा है? संवेग और वेग की अनुपात। तो संवेग पी, वेग और द्रव्यमान और वेग दिया हुआ ना, वेग को भी कहते हैं, दोनों के अनुपात है। कहना समझ गए? संवेग एम भी था, जब वेग से भागा देंगे तब वेग रहेगा कि कट जाएगा? कट जाएगा। तब केवल और केवल क्या बचेगा? एम। और एम के मतलब क्या हुआ? द्रव्यमान। राइट आंसर आप लोग का क्या है? बी है। क्या याद रहेगा? किसी वस्तु का संवेग और उस वस्तु के द्रव्यमान के अनुपात को कहना संवेग और वेग के अनुपात को, वेग से वेग कट जाएगा, केवल द्रव्यमान बचेगा। राइट आंसर भी होगा। हो गया, अब खत्म क्या? अच्छा 44। ध्यान दो, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना आसान है कि कठिन? कठिन। लेकिन का है? तुम सड़क पर चलो, बर्फ पर चलो, एकदम बुझा जाएगा। कारण क्या है रे? तब बर्फ एकदम चिकना है। चिकना का मतलब उसका घर्षण ज्यादा कि घर्षण कम है? हाँ, तब बर्फ का घर्षण कम है और जमीन जिस पर चल रहा था उसका घर्षण क्या है? अधिक है। अब यहाँ देखेंगे, सड़क बर्फ से सख्त होता है, बर्फ सड़क से सख्त होता है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। पकड़ा गया। राइट आंसर कौन होगा? डी होगा। क्या ऐलान सही है ना? अच्छा, तो कुछ चीजें
तुमको पूरा पढ़ना पड़ेगा ऑप्शन, तब जवाब मिलेगा। देखिए 45 नंबर, प्रतिरोध का मान क्या हो, यहां पर लिखा हुआ है प्रतिरोध का मान क्या होगा यदि परिपथ में विद्युत धारा कई एम्पियर का 10 एम्पियर तथा विभवांतर कितना हो। इसका लिखने वाला कहां चल गया, और विभवांतर 12 वोल्ट का। पहले जो दिया न्यूमेरिकल आएगा ना, तो जो दिया हुआ उसको पहले लिखो। क्या लिखा हुआ 10 एम्पियर, ई एम्पियरस पकड़ाएगा, ई क्या दिया हुआ है 10 एम्पियर। कहेंगे एम्पियर किसका मात्रक होता है, धारा का, यानी आई का मान दिया हुआ है कितना 10। फिर कह रहा क्या 12 वोल्ट, तो हम लिख दिए 12 वोल्ट। वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभवांतर का, यानी ये दिया हुआ है वोल्टेज भी। हमें पूछ रहा है क्या प्रतिरोध, प्रतिरोध को आर से सूचित करते हैं। अब तुमको याद आएगा फिजिक्स, VIR में एक सूत्र होता है जिसको ओम का नियम कहते हैं, और ओम का नियम से V बराबर IR होता है, ये पढ़ा था। हमें क्या पूछा आर न जी, तो आर बराबर क्या होगा V बटा आई। बोलो V का मान 12 वोल्ट, आई का मान 10 एम्पियर, भागा देंगे तो 1.2। चूंकि सब SI मात्रक में है तो आंसर भी आएगा SI मात्रक में, और हम प्रतिरोध का SI मात्रक जानते हैं होता है, इसलिए प्रतिरोध का SI मात्रक ओम, तो 1.2 ओम आप लोग का सही होगा। इसलिए ऑप्शन में ये मात्रक को सुधार लीजिएगा, 1.2 ओम ये राइट आंसर होगा। समझ रहा है ना, 1 लाया है सब है? अच्छा कोई नहीं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है यदि चलती हुई वस्तु का वेग दुगना हो जाए तो गतिज ऊर्जा। देखो गतिज ऊर्जा को हम लोग काइनेटिक एनर्जी के कहते हैं, और उसका फार्मूला बताए थे 1/2 mv², जहाँ m द्रव्यमान होता है, v वेग होता है। अच्छा 1/2 mv² हम जानते हैं, छेड़छाड़ हुआ है कौची में, वेग में। वेग कै गुना हुआ है, तो अपने मन से इस सब को अस्थिर रखो, इस सब कांस्टेंट है। बाकी यहाँ पर वेग का मान हो गया 2 गुना, तब वेग का 2 गुना मैंने v की जगह पर 2, तो स्क्वायर कर देंगे ना, तो 2 का स्क्वायर होता है कितना 4, यानी हमारा काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो कै गुना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। तो ये सब सूत्र याद रहेगा तभी पर बन पाएगा, तो ध्यान रखना है। अगर अब की बारी आए तो ध्यान में रखिएगा कि गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, तो 1/2 mv² होता है, जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान होगा, v उसी वस्तु का वेग होगा। चलिए ध्यान दीजिए, ज़्यादा नहीं 2 से 3 प्रश्न और होगा। ये तो लोग 10वां क्लास 12th क्लास दोनों क्लास में आया होगा। मरुस्थल में मृग मारीचिका बनने का कारण, प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन, इसका डिटेल क्लास हम लोग फिजिक्स में कर लेंगे, काहे होता है जो है ना, घनत्व कम हो जाने के कारण ऐसा होता है। तो ध्यान रखिएगा मृग मारीचिका का कारण क्या है, प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन। हीरा में भी बताए थे कि हीरा चमकता है, तब प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन। अगर आएगा कोई कांच टूट गया, कांच टूट जाने के कारण जो उसका किनारा होता है रे, तो किनारा पर से भी सतरंगी निकलता था, किसके कारण, तो प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण। चलिए ध्यान दीजिए 48 नंबर, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य ताप तय हो गया है 37 डिग्री से। आगे 49, किस सिद्धांत पर जेट इंजन चलाएगा। तो आपको बताए थे कि जेट इंजन में रॉकेट में देखेगा आगे की ओर बढ़ता है, धुआं पीछे की ओर छोड़ता है ना, तो आपको लगता है कि जेट वायुयान धुआं पर बल लगाया, गलती बात है। जेट वायुयान धुआं पर बल लगाया, इसी को क्रिया कहते हैं, लेकिन वह धुआं भी जेट वायुयान को आगे की ओर धक्का दिया रे, ई प्रतिक्रिया कहलाता है। और जब क्रिया प्रतिक्रिया के बात आएगा तो क्रिया प्रतिक्रिया संबंधित है संरक्षण के नियम से, या उसी को न्यूटन का तृतीय गति का नियम कहते हैं। इसलिए राइट आंसर आप लोग का होगा सी नंबर होगा। ये तो हो सकता है कि जेट वायुयान दिया देगा कि बंदूक छूटने के बाद झटका देता है, ये किस पर आधारित है, तो संवेग संरक्षण का नियम पर। अगर नियम से जोड़ेगा कि न्यूटन के किस गति के नियम से संबंधित है, कहना न्यूटन के तृतीय गति के नियम से संबंधित है। आगे एक लास्ट क्वेश्चन अब होगा, खत्म हो गया। अच्छा ध्यान दीजिए, ये फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन है, तो फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन है जी, वाटरमैन। 50 क्वेश्चन हो गया ना, तो तुमको करना क्या है कि 50 क्वेश्चन हो गया, एक बार पढ़ लेना। जो लगता कि नहीं भैया इसका, ये नहीं कि हम इसमें टाइम देंगे लिखिए जी,